आप सुन रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का पॉडकास्ट। मीडिया और एडवर्टाइजिंग जगत की हर बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंसाइट्स और ट्रेंड्स अब सीधे आपके पास। एक जाने माने खेल पत्रकार करुण कुमार ने लॉन्च किया यूट्यूब चैनल। जाने माने खेल पत्रकार करुण कुमार ने अपनी नई डिजिटल पारी की शुरुआत करते हुए अपना यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद करुण लॉन्च किया है। लगभग 30 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ करुण अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक कहानियों और अनसुनी जानकारियों का एक नया मंच लेकर आए हैं। करुण कुमार का ये चैनल क्रिकेट की दुनिया के हर महत्वपूर्ण पहलू को समेटे हुए है। यहाँ मैचों, खिलाड़ियों और ऐतिहासिक लम्हों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलेंगी। साथ ही इस चैनल पर विशेष पॉडकास्ट के जरिए पूर्व क्रिकेटर्स, कोच, जर्नलिस्ट्स और कमेंटेटर्स के इंटरव्यू भी प्रसारित किए जाएंगे, जिनमें वे अपने अनुभव और खेल जगत की अनसुनी बातें साझा करेंगे। करुण कुमार का पत्रकारिता सफर। करुण कुमार ने 1998 में टीवीआई से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में WI, ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल, IMG ग्रुप का हिस्सा बने। 2002 की शुरुआत में वे जी न्यूज से जुड़े और फिर फरवरी 2003 में आज तक का हिस्सा बने। आज तक में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप, श्रीलंका में हुए एशिया कप, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, भारत पाकिस्तान वनडे, कानपुर, भारत इंग्लैंड वनडे, गोवा और एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर की सफलता जैसी बड़ी खेल घटनाओं की रिपोर्टिंग की। 2006 में उन्होंने NDTV इंडिया में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में जर्मनी में हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप की कवरेज का जिम्मा संभाला। 2008 में उन्होंने मलेशिया में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की रिपोर्टिंग की, जहां विराट कोहली की कप्तानी में भारत विजेता बना। इसके बाद वे 2009 में भारत टीवी के स्पोर्ट्स डेस्क से जुड़े और 2010-11 में GI ग्रुप के साथ मिलकर अनूठे खेल शो लाने की योजना बनाई। 2011 में न्यूज एक्सप्रेस में रहते हुए उन्होंने पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर के साथ कई चर्चित क्रिकेट शो किए। 2012 में करुण कुमार न्यूज नेशन के स्पोर्ट्स एडिटर बने और 2020 तक इस भूमिका में रहे। इसके बाद उन्होंने भारत 24 में स्पोर्ट्स एडिटर और एंकर के रूप में अपनी सेवाएं दी। अब डिजिटल दुनिया में नई शुरुआत। अब करुण कुमार ने क्रिकेट विद करुण के जरिए क्रिकेट प्रेमियों को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, जहां वो खेल की रोमांचक कहानियां, विश्लेषण और विशेषज्ञों की राय साझा करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। 21वीं सदी में शिक्षा ही बदल सकती है युवाओं का भविष्य, हरिवंश। राज्यसभा उपसभापति ने युवाओं को नई टेक्नोलॉजी अपनाने की दी सलाह। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि 21वीं सदी में युवाओं का भाग्य केवल शिक्षा के माध्यम से ही बदला जा सकता है। वे TD कॉलेज के मनोरंजन हॉल में आयोजित हरिवंश का सृजन संसार विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। ये कार्यक्रम श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय और टाउन इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हरिवंश ने भृगु मुनि को नमन करते हुए कहा कि आज वे जिस मुकाम पर हैं, उसमें बलिया की मिट्टी का योगदान है। बलिया ऋषियों, साधकों और क्रांतिकारियों की धरती रही है। अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वे ऐसे स्थान पर जन्मे जहां 6 महीने तक बाढ़ का पानी रहता था। उन्होंने कहा कि पिछले 30-40 वर्षों में शिक्षा ने लोगों की तकदीर बदली है और युवाओं से अपील की कि वे अपने जीवन में शिक्षा को प्राथमिकता दें, तकनीक अपनाएं, शॉर्टकट से बचें। हरिवंश ने उद्योगपति नारायण मूर्ति का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने शिक्षा के बल पर नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने युवाओं को सचेत करते हुए कहा कि जो लोग शॉर्टकट अपनाकर सफलता पाना चाहते हैं, वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिससे भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप शुरू हुए हैं और हुनरमंद युवाओं को अवसर मिल रहे हैं।
उन्होंने बलिया के युवाओं से भी स्टार्टअप शुरू करने की अपील की और बताया कि आने वाले 10 वर्षों में 5 करोड़ नई नौकरियां तकनीकी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली हैं। हरिवंश ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि वे एक साधारण परिवार से थे, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने सफलता प्राप्त की। उन्होंने बताया कि कलाम के शिक्षक ने उनसे कहा था, हार्ड वर्क और सिर्फ हार्ड वर्क, और यही सफलता की कुंजी है। उन्होंने इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक विश्वकर्मा बताते हुए युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी। नई शिक्षा नीति से होगा बदलाव। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि कौशल विकास भी होना चाहिए। उन्होंने गांधी जी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा को व्यावहारिक बनाना आवश्यक है। उन्होंने नई शिक्षा नीति 2014 का समर्थन करते हुए कहा कि ये नीति शिक्षा में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेगी। हालांकि ये सुधार बहुत पहले होना चाहिए था। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सरकार ने मजबूत संकल्प के साथ काम किया, इसलिए वो हमसे आगे है। दुनिया आज तकनीकी बदलाव के मुहाने पर खड़ी है और पुरानी तकनीक वाली नौकरियां खतरे में हैं। ऐसे में युवाओं को नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य तकनीक आधारित होगा। डिजिटल उपवास की अपील। उपसभापति ने कहा कि आज का युवा प्रतिदिन 6 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहा है, जिससे उसकी प्रतिभा प्रभावित हो रही है। डिजिटल युग में जहां ये साधन मददगार हैं, वही ये कमजोर भी बना सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल उपवास अभियान को अपनाने की अपील की। महाकुंभ को लेकर सरकार की सराहना। उपसभापति हरिवंश ने उत्तर प्रदेश सरकार को महाकुंभ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुनिया इस बात से चकित है कि 54 करोड़ लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए और सकुशल वापस लौट गए। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में महाकुंभ में 2-3 अमेरिका जितनी जनसंख्या स्नान करेगी। उपसभापति हरिवंश की लेखनी पर चर्चा। कार्यक्रम में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह ने हरिवंश की लेखनी की सराहना करते हुए कहा कि उनका सृजन संसार बहुत व्यापक है। उन्होंने कहा कि हरिवंश केवल आंखों से ही नहीं, बल्कि दिल से भी दुनिया को देखते हैं और यही उन्हें खास बनाता है। वक्तव्य देते हुए वर्धा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे ने कहा कि हरिवंश ने अब तक 28 मौलिक पुस्तकों की रचना की है, जो उनके लेखन और पत्रकारिता के प्रति गहरी सोच को दर्शाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता टीडी कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने की, जबकि संचालन प्रोफेसर दयालानंद राय ने किया। स्वागत भाषण टीडी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्रनाथ मिश्र ने दिया और धन्यवाद ज्ञापन टाउन इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश सिन्हा ने किया। राज्यसभा के उपसभापति ने दिए युवाओं के सवालों के जवाब। राष्ट्रीय संगोष्ठी के बाद जब हरिवंश टीडी कॉलेज के मनोरंजन हॉल में बैठे तो छात्रों ने उनसे सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने धैर्यपूर्वक हर सवाल का जवाब दिया। अधिकांश सवाल शिक्षा और रोजगार से जुड़े थे। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे मेहनत और लगन से काम करें और आगे बढ़े। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि कोरोना काल में भारत ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया और ये देश की प्रतिभा की बदौलत संभव हुआ। उन्होंने युवाओं को मोबाइल पर कम और किताबों पर अधिक समय देने की सलाह भी दी। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। निविया इंडिया का नया चेहरा बनी अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु। निविया इंडिया ने समांथा रुथ प्रभु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए ल्यूमिनस इवन ग्लो रेंज लॉन्च की है। इस नई रेंज में कंपनी की पैटेंटेड थाइमिडॉल तकनीक का उपयोग किया गया है, जो डार्क स्पॉट्स और हाइपरपिगमेंटेशन को कम करने के साथ साथ 2 हफ्तों में त्वचा की चमक बढ़ाने का दावा करती है। निविया ने इस नई रेंज के लिए समांथा रुथ प्रभु की विशेषता वाला एक टीवीसी भी जारी किया है। लॉन्च पर बात करते हुए निविया इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर गीतिका मेहता ने कहा
हमारे देश में 37% लोग रोजाना हाइपरपिगमेंटेशन की समस्या से जूझते हैं। ऐसे में प्रभावी स्किन केयर सॉल्यूशंस की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। पीढ़ियों से भरोसेमंद ब्रांड के रूप में निविया उपभोक्ताओं की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए साइंस बेस्ड इनोवेशन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी नई रेंज में पेटेंटेड थाइमिडोल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो डार्क स्पॉट्स को कम करने और त्वचा की प्राकृतिक चमक को बहाल करने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने आगे कहा, हमें इस लॉन्च के लिए समांथा रुत प्रभु के साथ साझेदारी करने की भी खुशी है। ठीक निविया की तरह वो भी अपने असली रूप को अपनाने और बेहतरीन चीजें हासिल करने में विश्वास रखती है, जो इस सहयोग को और भी खास बनाता है। ये लॉन्च सिर्फ एक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारी उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जिसमें हम वैश्विक विशेषज्ञता को स्थानीय समझ के साथ जोड़ते हैं, ताकि स्किन केयर न सिर्फ प्रभावी हो बल्कि समावेशी और सबके लिए सुलभ भी बने। इस सहयोग पर प्रतिक्रिया देते हुए समांथा रूथ प्रभु ने कहा, निविया मेरे और मेरे परिवार के लिए हमेशा से एक भरोसेमंद नाम रहा है, जिससे ये साझेदारी मेरे लिए बेहद खास बन जाती है। मेरे लिए स्किन केयर का मतलब है निरंतरता देखभाल, ऐसे प्रोडक्ट्स का चयन करना जो प्रभावी होने के साथ साथ कोमल भी हो। ल्यूमिनस इवन ग्लो रेंज खास है क्योंकि ये न सिर्फ डार्क स्पॉट्स को कम करती है, बल्कि साइंस बेस्ड इनोवेशन के जरिए त्वचा की प्राकृतिक चमक को भी बढ़ाती है। इस सहयोग को और भी खास बनाता है निविया का केयर फर्स्ट फिलॉसफी, जो मेरी खुद की ब्यूटी अप्रोच से पूरी तरह मेल खाती है। मुझे खुशी है कि लोग इस ट्रांसफॉर्मेटिव रेंज को आजमा सकेंगे और आत्मविश्वास के साथ अपनी चमक को अपनाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। इंडिया टुडे समूह में पिछले दिनों अपनी पारी को विराम देने के बाद वरिष्ठ पत्रकार शैलेश चतुर्वेदी ने नई दिशा में कदम बढ़ाए हैं। शैलेश चतुर्वेदी और मीडिया जगत की वरिष्ठ सदस्य वाणी बिष्ट ने साथ मिलकर श्वास क्रिएशन प्रा ली नाम से अपनी कंपनी शुरू की है। यही नहीं, इस कंपनी के बैनर तले इन दोनों ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म kisnindia.in भी शुरू किया है। समाचार फॉर मीडिया से बातचीत में शैलेश चतुर्वेदी ने बताया कि इसमें वेबसाइट के साथ ही YouTube चैनल भी शामिल होगा। फिलहाल वेबसाइट का बीटा वर्जन जारी किया गया है। कुछ ही दिनों में यानी इस महीने के अंत तक वेबसाइट को विधिवत रूप से लॉन्च किया जाएगा और फरवरी अथवा मार्च में YouTube चैनल भी शुरू कर दिया जाएगा। शैलेश चतुर्वेदी यहाँ फाउंडर व एडिटर इन चीफ की भूमिका में है, वहीं वाणी बिष्ट फाउंडर व CEO की जिम्मेदारी संभाल रही है। आपको बता दें कि वाणी बिष्ट भी इससे पहले इंडिया टुडे समूह का हिस्सा रह चुकी है, जहां वो किसान तक की बिजनेस टीम संभालती थी। पत्रकारिता से करियर शुरू करने वाली वाणी बिष्ट मीडिया जगत में 17 वर्षों का अनुभव रखती है। इस दौरान उन्होंने सहारा समय, CNN न्यूज 18, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है। अपने इस वेंचर के बारे में वाणी बिष्ट ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर जानकारी भी शेयर की है। वहीं शैलेश चतुर्वेदी करीब 2 साल से इंडिया टुडे समूह के डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में बतौर एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जहां से उन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था। इंडिया टुडे से पहले शैलेश चतुर्वेदी करीब 1.5 साल तक TV9 नेटवर्क की डिजिटल टीम में एडिटर हिंदी के पद पर अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इससे पहले वो करीब 4 साल तक नेटवर्क 18 का हिस्सा रहे। मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले शैलेश चतुर्वेदी को प्रिंट, टीवी और डिजिटल तीनों में काम करने का करीब 3 दशक का अनुभव है। शैलेश चतुर्वेदी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान अखबार में अपने सेवाएं दी। बाद में प्रिंट को छोड़कर शैलेश चतुर्वेदी ने टीवी की दुनिया में कदम रखा और न्यूज चैनल सहारा समय में अपनी जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद टीवी को अलविदा कहकर शैलेश डिजिटल की दुनिया में आ गए और नेटवर्क 18 के साथ जुड़ गए। यहां उन्होंने काफी समय तक फर्स्ट पोस्ट हिंदी की कमान संभाली। इसके बाद करीब 1 साल तक उन्होंने न्यूज 18 हिंदी में न्यूज रूम हेड के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद यहां से बाय बोलकर
वो अगस्त 2020 में टीवी 9 नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे, जहां से इस्तीफा देकर वो सितंबर 2022 में इंडिया टुडे समूह पहुंचे थे और फिर वहां से बाय बोलकर अब नई दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। फेसबुक ने लाइव वीडियो पॉलिसी में किया ये बदलाव। मेटा ने फेसबुक पर लाइव वीडियो डाउनलोडिंग से जुड़ी पॉलिसी में बदलाव किया है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से घोषणा की है कि अब यूजर्स के लाइव ब्रॉडकास्ट एक निर्धारित समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। नई पॉलिसी के अनुसार फेसबुक प्रोफाइल या पेज से किए गए लाइव स्ट्रीम वीडियो 30 दिनों के बाद हट जाएंगे। 19 फरवरी 2025 से लागू होगी नई पॉलिसी। मेटा ने पुष्टि की है कि ये नया नियम 19 फरवरी 2025 से प्रभावी कर दिया गया है। इसके तहत यूजर्स को 30 दिनों के भीतर अपने लाइव वीडियो डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। एक बार वीडियो हट जाने के बाद भी यूजर इसे अगले 90 दिनों तक डाउनलोड कर सकेंगे। आर्काइव सेक्शन में सेव होंगे हटाए गए वीडियो। जो वीडियो 30 दिनों के बाद हटाए जाएंगे वे एक विशेष आर्काइव सेक्शन में चले जाएंगे। यूजर्स को उनके वीडियो डाउनलोड करने के लिए ईमेल और इन ऐप नोटिफिकेशन के जरिए रिमाइंडर भी भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फेसबुक ने एक नया टूल भी पेश किया है, जिससे यूजर अपने लाइव वीडियो को व्यक्तिगत रूप से या एक साथ बल्क डाउनलोड कर सकेंगे। फेसबुक लाइव वीडियो डाउनलोड करने की प्रक्रिया। व्यक्तिगत वीडियो डाउनलोड करने के लिए फेसबुक प्रोफाइल, पेज या मेटा बिजनेस स्विट पर जाएं। वीडियो टैब में जाएं और वेब यूजर लाइव टैब को एक्सेस करें। जिस वीडियो को डाउनलोड करना है उसे चुनें। वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में खोलें और डाउनलोड वीडियो विकल्प पर क्लिक करें। एक साथ बल्क कई वीडियो डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन आइकन पर टैप करें और डाउनलोड फ्लो का चयन करें। डिवाइस लोकेशन चुनें और वांछित डेट रेंज सेट करें। फेसबुक एक डाउनलोडेबल फाइल तैयार करेगा, जिससे यूजर एक साथ कई वीडियो डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा यूजर फेसबुक पेज के एक्टिविटी लॉग में जाकर भी एक या अधिक वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पत्रकार महेश लांगा की याचिका खारिज। गुजरात हाईकोर्ट ने कही ये बात। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गोपनीय सरकारी दस्तावेजों के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से प्रथम दृष्टया पत्रकार की संलिप्तता का संकेत मिलता है। साथ ही चूंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए कोर्ट इस समय अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। मामले में अभियोजन पक्ष का आरोप है कि द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा के पास से गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) के गोपनीय दस्तावेज मिले थे, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लांगा पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक विश्वासघात और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पत्रकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि एफआईआर में लांगा का नाम शुरू में शामिल नहीं था और उन्हें केवल अनुमानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अब तक गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि केवल पत्रकार को हिरासत में रखा गया है, जो एक तरफा कार्रवाई को दर्शाता है। हालांकि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि जांच के इस चरण में मामला पर्याप्त आधार पर टिका हुआ प्रतीत होता है, इसलिए हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता। गौरतलब है कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की शिकायत के आधार पर महेश लांगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर गोपनीय दस्तावेजों को रखने का आरोप लगाया गया था। ये एफआईआर 22 अक्टूबर 2024 को गांधीनगर के सेक्टर 7 पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले के बाद पत्रकार संगठनों ने गुजरात पुलिस की कार्रवाई की निंदा की थी। फिलहाल महेश लांगा न्यायिक हिरासत में है और साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। उनके खिलाफ 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं।
पहली एफआईआर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी चोरी से संबंधित थी, जबकि तीसरी एफआईआर धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर दर्ज की गई थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 10 अक्टूबर 2024 को महेश लांगा को कथित रूप से एक जीएसटी चोरी करने वाले संगठित गिरोह का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर जीएसटी खुफिया महानिदेशालय डीजीजीआई की शिकायत पर आधारित थी। एफआईआर में दावा किया गया है कि करीब 200 फर्जी कंपनियों के नेटवर्क ने एक ही पैन नंबर का उपयोग कर सरकार को जीएसटी में बड़ा नुकसान पहुंचाया। इनमें से 13 कंपनियों में एक कंपनी कथित रूप से लांगा के भाई मनोज कुमार राम भाई की थी। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। लांगा के वकील वेदांत राजगुरु ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल का डीए एंटरप्राइज नामक कंपनी से कोई सीधा संबंध नहीं था और नहीं वो इसके निदेशक या प्रमोटर थे। महेश लांगा पिछले 2 दशकों से द हिंदू के लिए गुजरात से जुड़ी खबरें कवर कर रहे हैं और राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। 23 की पैरेंट कंपनी हेड डिजिटल करेगी डेल्टा टेक गेमिंग में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डेल्टा टेक गेमिंग लिमिटेड डीजीएल ने हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 23 की पैरेंट कंपनी हेड डिजिटल प्रारंभिक रूप से डीजीएल में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा और बाद में डीजीएल का हेड डिजिटल के साथ विलय करने का प्रस्ताव है। इस सौदे के अनुसार डेल्टा कॉर्प लगभग 5.7% हिस्सेदारी हेड डिजिटल में प्राप्त करेगा, जो कि ऑनलाइन गेमिंग ब्रांड A23 का संचालन करता है। ये सौदा 491 करोड़ रुपए में हुआ है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। ये लेन देन कुछ मानक शर्तों के अधीन है, जिसमें कंपनी के शेयर धारकों की मंजूरी भी शामिल है। विलय प्रक्रिया के 30 जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। हेड डिजिटल द्वारा डीजीएल में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण प्राथमिक सदस्यता और डेल्टा कॉर्प से द्वितीयक अधिग्रहण के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए कुल नकद राशि 34.80 करोड़ रुपए और हेड डिजिटल द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के विनिमय के माध्यम से ये सौदा संपन्न होगा। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बड़े नाम, बड़ी जीत व बड़ा विवाद। 60 चैनल्स ने हासिल किए डीडी फ्री डिश पर MPG 2 स्लॉट। प्रसार भारती ने डीडी फ्री डिश को लेकर पूरे हफ्ते चले विवाद और चर्चाओं के बाद आखिरकार 7वें वार्षिक 85वें ई ऑक्शन के लिए 60 सफल बोलीदाताओं की सूची जारी कर दी है। ये ऑक्शन 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें सोनी, जी एंटरटेनमेंट और जियो स्टार जैसे प्रमुख जनरल एंटरटेनमेंट चैनल GECs ने फ्री टू एयर FTA मार्केट में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। जो प्रमुख एंटरटेनमेंट चैनल स्लॉट हासिल करने में सफल रहे, उनमें बिग मैजिक, कलर्स रिश्ते, दंगल, सोनी पाल, स्टार उत्सव, जी अनमोल, शेमारू टीवी और गोल्ड माइंस मूवीज शामिल हैं। इन चैनल्स की मौजूदगी डीडी फ्री डिश के एंटरटेनमेंट पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाती है। वहीं मूवी केंद्रित चैनल्स में B4U कड़क, मनोरंजन मूवीज, जी अनमोल सिनेमा और गोल्ड माइंस बॉलीवुड को अंतिम सूची में स्थान मिला। इस ऑक्शन में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की भी मजबूत उपस्थिति देखने को मिली। आज तक ABP न्यूज, NDTV इंडिया, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज और TV9 भारतवर्ष जैसे प्रमुख न्यूज चैनल्स ने भी अपने स्लॉट सुरक्षित कर लिए। इसी बीच रीजनल व आध्यात्मिक कंटेंट वाले चैनल्स ने भी अपनी जगह बनाई। फक्त मराठी, सन मराठी, जी चित्रमंदिर, आस्था, संस्कार और साधना गोल्ड जैसे चैनल इस ऑक्शन में सफल रहे। हालांकि 7वें वार्षिक ई ऑक्शन में पिछले वर्ष की तुलना में मार्केट में बदलाव देखने को मिला। इस साल केवल 60 स्लॉट्स बेचे गए, जबकि 2024 में ये संख्या 64 थी। इससे पता चलता है कि इस बार बोली प्रक्रिया अधिक चयनात्मक रही और कुछ ब्रॉडकास्टर्स में झिझक देखी गई। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतों को लेकर चिंता
कंटेंट रणनीतियों में बदलाव और नियामक अनिश्चितताओं ने कुछ कंपनियों को आक्रामक भागीदारी से रोका। एक्सचेंज फॉर मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार डीडी फ्री डिश पर MPG 2 स्लॉट के ऑक्शन का दूसरा राउंड ब्रॉडकास्टर्स के लिए फायदेमंद रहा, लेकिन प्रसार भारती को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रसार भारती को करीब 150 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व का नुकसान हुआ। पहले राउंड में सभी आवेदकों के अयोग्य हो जाने से प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स ने कमजोर बोली माहौल का लाभ उठाया और कीमतों में गिरावट का इंतजार किया। पहले राउंड में जहां A+ कैटेगरी के स्लॉट्स की बोली 18.6 करोड़ रुपए तक गई थी, वहीं दूसरे राउंड में अधिकतर स्लॉट्स बेस्ट प्राइस के करीब बिके और प्रति स्लॉट बढ़ोतरी केवल 10-15 लाख रुपए तक ही सीमित रही। इससे प्रसार भारती को काफी नुकसान हुआ। कुल मिलाकर पहले राउंड में भी बोली की कीमतों में गिरावट देखी गई, लेकिन ये गिरावट दूसरे राउंड की तुलना में कम थी। उदाहरण के लिए सन नियो ने GCA+ कैटेगरी में इस बार करीब 18.5 करोड़ रुपए में स्लॉट हासिल किया, जबकि पिछले साल ये बोली 21 करोड़ रुपए थी। इसी कैटेगरी में बिग मैजिक ने 2024-25 में लगभग 18 करोड़ रुपए में स्लॉट लिया था, जबकि इस बार ये 17 करोड़ रुपए में हासिल किया। मूवी कैटेगरी में भी इसी तरह का रुझान देखने को मिला। 12 करोड़ रुपए के बेस्ट प्राइस वाले इस कैटेगरी में इस साल जीतने वाली बोलियां लगभग 15.5 करोड़ रुपए से 17 करोड़ रुपए के बीच रही, जबकि पिछले सीजन में ये 17 करोड़ रुपए से 18.5 करोड़ रुपए के बीच थी। न्यूज कैटेगरी में भी गिरावट आई। इस बार जीतने वाली बोलियां 13.4 करोड़ रुपए से 14.4 करोड़ रुपए के बीच रही, जबकि पिछले साल ये 17 करोड़ रुपए से 18.5 करोड़ रुपए के बीच थी। हालांकि कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने इस स्थिति से फायदा उठाया, लेकिन पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवाल डीडी फ्री डिश ऑक्शन प्रक्रिया की दीर्घकालिक स्थिरता पर संदेह पैदा कर रहे हैं। फ्री डिश बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ऐसे में प्रसार भारती के सामने चुनौती ये होगी कि वो भविष्य के ऑक्शंस में विश्वास बहाल करे और एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक बोली माहौल सुनिश्चित करे। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। शेयर चैट में अनुराग वर्मा व शशांक शेखर ने इस बड़े पद से दिया इस्तीफा। शेयर चैट से खबर है कि यहां अनुराग वर्मा और शशांक शेखर ने कंटेंट स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस के सीनियर डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां अनुराग वर्मा पहले भी 2B AI कंपनी यूनिफॉर्म में कार्यरत थे, वहीं शशांक शेखर की ये शेयर चैट में दूसरी पारी थी। उन्होंने अपना खुद का वेंचर सर्कल इंटरनेट भी शुरू किया था। अनुराग वर्मा के पास टैलेंट एक्विजिशन में 3 दशकों का अनुभव है और उन्होंने पहले फ्लिपकार्ट और एयरटेल के साथ काम किया था। एक रिपोर्ट में शेयर चैट के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि दोनों अधिकारी ट्रांजिशन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार शशांक शेखर एक नया स्टार्टअप लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये इस्तीफे अप्रैल में प्रभावी होंगे। इस साल की शुरुआत में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि शेयर चैट ने विभिन्न वर्टिकल्स में से 5% एम्प्लॉयज की छंटनी की थी। वहीं पिछले साल दिसंबर में कंपनी ने नितिन जैन को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया था। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। फ्रैंक पी थॉमस को एशिया न्यूज नेटवर्क का CEO किया गया नियुक्त। फ्रैंक पी थॉमस को एशिया न्यूज नेटवर्क का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया गया है। अपनी नई भूमिका में थॉमस कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संचालन की देखरेख करेंगे, जिसमें एशियानेट न्यूज, सुवर्णा न्यूज और कन्नडा प्रभा शामिल है। थॉमस, जो पहले एशिया न्यूज नेटवर्क के बिजनेस हेड व डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे, अपने नए पद के साथ व्यापक मीडिया मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। ये नियुक्ति उन्हें एशिया न्यूज नेटवर्क के विविध पोर्टफोलियो की कमान सौंपती है, जिसमें टेलीविजन न्यूज चैनल और विभिन्न भाषाओं में प्रिंट मीडिया शामिल है। एशिया न्यूज नेटवर्क के अंतर्गत थॉमस एशियानेट न्यूज का नेतृत्व करेंगे, जो एक प्रमुख मलयालम न्यूज चैनल है, सुवर्णा न्यूज, जो एक कन्नड़ न्यूज चैनल है,
और कन्नडा प्रभा, जो एक प्रतिष्ठित कन्नड़ अखबार है। उनके नेतृत्व में नेटवर्क की स्थिति भारत, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय बाजारों में और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। अगर आप पत्रकारिता, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं या इससे जुड़ी अहम खबरों में रुचि रखते हैं, तो समाचार फॉर मीडिया का पॉडकास्ट आपके लिए परफेक्ट सोर्स है। अगर आप समाचार फॉर मीडिया का न्यूज़लेटर पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे वेबसाइट विजिट करें और सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़लेटर और पाएं मीडिया इंडस्ट्री की ब्रेकिंग न्यूज, टॉप मीडिया प्रोफेशनल्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, डिजिटल और एडवर्टाइजिंग की नई रणनीतियां, न्यूज ब्रॉडकास्ट और प्रिंट मीडिया के लेटेस्ट अपडेट। तो अपडेट रहें और आगे बढ़ें।